नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में स्फेरिकल ही सिमेट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम सेंट्रल पोटेंशियल भी बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसके बाद हम जनरली क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक हमें तभी समझ में आएंगे यदि हमें स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता हो, ठीक है ना। तो आज हमको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया सेंट्रल पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हाउ इट वर्क्स इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स वो हम देखेंगे। फिर हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन देखेंगे फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो सेंट्रल पोटेंशियल में होगी उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से डिपिक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो फिर स्क्रोडिंजर इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को सोल्व करेंगे यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, एंड यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वेशंस, ठीक है ना। उसको 3 इक्वेशंस में हम डिवाइड करेंगे। एक तो होता है रेडियल पार्ट और दूसरा एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट को 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो टोटल हमारे पास 3 इक्वेशन होती है। एक तो होती है रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है। फिर हम एंगुलर स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसको मैंने जैसे बताया 2 हिस्सों में बांटते हैं हम, थीटा डिपेंडेंट और साइड डिपेंडेंट, ठीक है ना, जिसको हम एजीमुथल इक्वेशन बोलते हैं और पोलर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो 3 इक्वेशन है बेसिकली टोटल, एक पोलर इक्वेशन, एक एजीमुथल इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज द रेडियल इक्वेशन। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम जब पढ़ेंगे तो ये हमें काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है ना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, समझ में आया। तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस नाम से पता चल रहा है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल स्फेरिकली हो, अब इसका मतलब क्या है, देखो ये तब समझ में आएगा। मैं आपको जैसे हमने भी प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ाई थी क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसमें हमने पोटेंशियल डिस्कस किया था। तो देखो ध्यान हो, मैंने स्क्वायर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था, है ना। स्क्वायर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था, आपको ध्यान हो, है ना। ये मैंने क्या था, वेल, है ना, इनफाइनाइट वेल के बारे में डिस्कस किया था। देखो ये किसके जैसा है, वेल के जैसा ही तो है ना। तो इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने फाइनाइट पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। ये कुछ हाइट होती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वेल, ये भी हमने किया था। फिर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बनाना हो तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, इसको हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल भी बोलेंगे, है ना। इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, इट लुक्स लाइक स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्क्वायर पोटेंशियल। ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल। और इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि देखो बैरियर की तरह काम कर रहे हैं ना, जैसे कोई रुकावट हो। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने एक स्टेप पोटेंशियल भी पढ़ा था, यदि आपको ध्यान हो, स्टेप पोटेंशियल। तो वो किसकी तरह दिखाई देता है, स्टेप की तरह, है ना। स्टेप कैसा होता है, ऐसे तो होता है जैसे आपके सीढ़ियाँ होती हैं घरों में, जिनको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो ये सीढ़ियाँ हैं। तो ये क्या स्टेप पोटेंशियल भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द पोटेंशियल दे आर नेम्ड आफ्टर देम, ठीक है ना। उसी तरीके से स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। अब देखो जो मान लो हमारे पास सपोज, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, ठीक है ना, चार्ज का एग्जांपल लेता हूँ। तो सपोज यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, तो आर डिस्टेंस पर, है ना, मैं पोटेंशियल देखना चाहता हूँ यहाँ पर, समझ में आया। फिर मैंने आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल यहाँ पर मेजर किया, मैंने आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल मेजर किया, फिर आर डिस्टेंस पर, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या बन गया, एक स्फेयर बन गया, समझ में आया, है ना। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे एक स्फेयर होता है ना सेंटर में, तो वहाँ से यदि पोटेंशियल आर डिस्टेंस पर सेम होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पोटेंशियल, है ना। और वो या क्या बोलते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है उसको, समझ में आई बात, ठीक है। तो जो सेंट्रल पोटेंशियल होता है इट डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, सिर्फ रेडियल डिस्टेंस पर ही निर्भर करेगा। अब मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये डिस्टेंस मान लो आर डैश हो गई, तो देखो ए और ये पॉइंट हो गया बी। तो देखो ये आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ और यहाँ पोटेंशियल अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, अलग अलग हो गई, समझ में आया ना इस पॉइंट से। तो डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है, रेडियल डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करता। भाई थीटा फाई कहने की क्या बात है। अब देखो ध्यान से ऐसे, अब ये मैंने प्लेन, इसको ना ऐसे इलिप्टिकल प्लेन की तरह समझो, ठीक है ना। अब स्फेयर तो मैं देखो स्फेरिकल हिस्सा तो मैंने बताया। अब यदि एक फाई पार्ट देखो हमारे पास क्या होता है, इस प्लेन में जो एंगल बनेगा, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये है ना, ये मेरे पास क्या हो गया फाई, और ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, एक्सिस के साथ, ये क्या हो गया थीटा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। देखो ये तो मेरे पास क्या हो गया फाई, और ये एंगल क्या हो गया मेरे पास इस एक्सिस के साथ, ये हो गया थीटा। इसको हम पोलर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। और ये क्या हो गया एजीमुथल एंगल बोलते हैं,
ठीक है ना। तो ये जो एजिमुथल एंगल है पूरा का पूरा रोटेट कर सकता है ना। तो ये फाई जो होता है हमारे पास 0 to 2 पाई होता है, और ये जो एजिमुथल एंगल है, ठीक है ना, ये कितना होता है हमारे पास, पूरा कवर करता है 0 to पाई, समझ में आया। और रेडियल डिस्टेंस होगी, तो ये आर थीटा फाई जनरली जो हमने 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए ना, तो देखो सिर्फ और सिर्फ रेडियल डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करता है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर आर, यहाँ पर आर क्या सेम है ना, इन दो यहाँ पर आर क्या सेम, समझ में आया। एंगल चेंज हो गया लेकिन पोटेंशियल तो सेम ही रह रहा है, पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए थीटा और फाई पर डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, रेडियल डिस्टेंस पर। उसी को हम सेंट्रल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात। ये इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आप यदि इसको, ये मेरे पास x हो गया, ये y, ठीक है ना, ये z। तो स्फीयर यदि आप एज्यूम करो, है ना, और 3D में एक पॉइंट एज्यूम कर लो, है ना, 3D में ये यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट हो गया P, ये x y z पॉइंट होगा। तो ये जो r डिस्टेंस हो गया मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, समझ में आया। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में x क्या होगा मेरे पास, r साइन थीटा, है ना, कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z क्या होगा, r कोस थीटा। आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते होंगे, आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो मैंने बस एक आपको क्विक ग्लेंस दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा। तो जो दिस स्फेरिकल सिमेट्री ना, है ना, यही इंप्लाई करते हैं कि पोटेंशियल अनचेंज्ड रहेगा रोटेशन पे। तो थीटा पे तो जैसे मैंने बताया एंगुलर पार्ट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पोटेंशियल सेम, यहाँ पोटेंशियल सेम, यहाँ पोटेंशियल, तो एंगुलर देखो रेडियस सेम है, देखो एंगुलर पोजीशन बदली लेकिन पोटेंशियल तो सेम ही रह रहा है। एंगुलर पोजीशन से पोटेंशियल पर निर्भर ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं चल रहा, तो पोटेंशियल क्या रह रहा है, सेम, है ना, अनचेंज्ड अंडर रोटेशन। रोटेशन पर पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सेम रह रहा है। तो इसी को बोलते हैं रोटेशनल इनवेरिएंस, समझ में आया, क्या बोलते हैं, रोटेशनल इनवेरिएंस, ठीक है। तो स्फेरिकल सिमेट्री है हमारे पास पोटेंशियल की, समझ में आया, एंड इट हैज़ रोटेशनल इनवेरिएंस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगुलर कोऑर्डिनेट्स थीटा एंड फाई। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। अब ध्यान से देखो, तो जो अंडर स्फेरिकल पोटेंशियल या सेंट्रल पोटेंशियल जो फोर्स कोई भी पार्टिकल यदि एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, तो प्योरली रेडियल होगा, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल किस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ आर पर। तो देखो फोर्स हमारे पास क्या होगा, है ना, यही तो होता है हमारे पास, समझ में आया, ये हो गया। तो ये क्या हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल हो गया ना ये। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ थीटा फाई पर तो निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ आर पर निर्भर करेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है, समझ में आई बात। जो टॉर्क होगा, है ना, तो जो पार्टिकल, दोज पार्टिकल विच आर अंडर सेंट्रल पोटेंशियल, है ना, जो स्फेरिकल पोटेंशियल के अंदर होंगे, तो उन पर टॉर्क जीरो लगेगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आर इंटू एफ, आर एफ का वैल्यू देखो यहाँ रखेंगे, तो देखो ये तो सिंपली आप जानते ही हो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, समझ में आया, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे, जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, आपने क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, यही तो होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टॉर्क, ऐसे तो मैं लिखूंगा। तो ये तो टॉर्क तो जीरो आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया मेरे पास, जीरो, ठीक है ना, समझ में आया। तो कंजर्व हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया मेरे पास, कंजर्व हो गया, ठीक है। सॉरी, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इजंट इट, है ना, हाँ सॉरी, है ना, जो हमारे पास टॉर्क होगा उसको मैं dl/dt, ठीक है ना, दैट्स यूजुअली हैपन्स, फ्लो में हो जाता है। तो देखो टॉर्क क्या होगा, जीरो, तो ये जीरो जब मैं पुट करूंगा तो dl क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी चेंज जीरो आ रहा है, तो नहीं एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कंजर्व हो गया इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स में Lx, Ly, Lz एंगुलर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। हालांकि जो टोटल देखो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता, क्यों मैं बताऊंगा अभी आपको। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, अंडर सेंट्रल पोटेंशियल टोटल एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन सिचुएशन डिफर करती है, बिकॉज कंपोनेंट्स जो होते हैं ना एंगुलर मोमेंटम के, है ना, वो कोम्यूट नहीं करते, है ना, विद ईच अदर एंड विद द हैमिल्टोनियन। क्यों, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो कंजर्वेशन लॉ वर्क करता है, वो क्या वर्क करता है, यदि कोई फिजिकल वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है ना, वो हैमिल्टोनियन के साथ क्या करे, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो हैमिल्टोनियन के साथ ना, देखो जैसे कोम्यूटेशन इन दोनों को क्या आता है, जीरो आता है, तो वही क्वांटिटी क्या होगी, कंजर्व होगी, समझ में आया, ठीक है। तो ये आप यदि ध्यान से भूल गए हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई मेरे पास एक ऑपरेटर है ए, है ना, जिसको मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, उसका टाइम वेरिएशन क्या लिखूंगा मैं, यदि आप ध्यान से देखो तो मैं ये लिखूंगा,
ठीक है ना, प्लस के और ये डेल ई, ठीक है ना, समझ में आया। तो अभी जैसे एंगुलर मोमेंटम देखो टाइम पर तो निर्भर नहीं करता है ना, मतलब एक्सप्लिसिटली वो इम्प्लिसिटली टाइम पर तो ये तो जीरो हो गया। तो यदि हैमिल्टोनियन जीरो हो जाए, वो सॉरी कोम्यूटेटर जो है, कोम्यूटेशन जो है हैमिल्टोनियन के साथ उस ऑब्जर्वेबल का जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, तो मैं क्या कहूँगा कि जो मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उस ऑपरेटर की, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही, यानी वो कंजर्व है ना। मैंने ये ऑलरेडी लेक्चर आपको करवाया था, समझ में आया। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेबल्स जो होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो इम्प्लिसिटली टाइम पर निर्भर नहीं करते, तो ये तो टर्म ऑलरेडी जीरो रहती है। तो हम बस ये समझते हैं यदि कोम्यूटेशन जो है हैमिल्टोनियन का किसी ऑब्जर्वेबल के साथ, ऑपरेटर के साथ यदि जीरो आ जाए तो वो कंजर्व होगा, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, एल स्क्वायर के साथ और एल जेड के साथ, समझ में आया। तो मैंने जैसा भी बताया क्लासिकल मैकेनिक्स में एल एक्स एल वाई एल जेड है ना, तीनों कंपोनेंट कंजर्व होंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ एल जेड कंपोनेंट और ये कंपोनेंट वो सॉरी ये कंपोनेंट नहीं, ये तो टोटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर हो गया ना। तो ये कंजर्व होने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कंजर्व होगा, तो मैग्नीट्यूड हो गया ना एक तरीके से, समझ में। क्योंकि मैं ऑपरेटर एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ये तो लिखूंगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से मैग्नीट्यूड ही तो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो जो हैमिल्टोनियन होता है, ठीक है ना, और किसी भी पार्टिकल का सेंट्रल पोटेंशियल में सिंपली हम ऐसे ही तो लिखेंगे, माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर, ठीक है ना। और ये क्या करता है, कोम्यूट करता है इस एल स्क्वायर के साथ और एल जेड के साथ, तो दोनों का क्या आता है, जीरो। अब ये कोम्यूटेशन भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया है, वहाँ पे एल एक्स एल वाई के साथ किस तरीके से कोम्यूट करता है ना, ये मैंने वहाँ प्रूफ भी कराए हैं, समझ में। तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम कहाँ पर पहुँचे, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये बात दिमाग में ध्यान रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये तीनों कंपोनेंट्स कंजर्व होते हैं और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ये दोनों कंजर्व होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है एंगुलर मोमेंटम का थ्रू एल स्क्वायर एंड वन कंपोनेंट एल जेड, यही क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, ठीक है ना। जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो कोम्यूट ही नहीं करते एच के साथ, तो ये कोम्यूट नहीं एच के साथ, तो कुछ वैल्यू आई तो इट मीन्स दे आर वेरिंग विद टाइम, दे आर वेरिंग विद टाइम, इट मीन्स दे आर नॉट कंजर्व, है ना। हेंस नॉट कंजर्व इंडिविजुअली इन जनरली कंजर्व वो नहीं होते, अंडर कुछ कंडीशन हो जाए वो अलग बात है, समझ में आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो आपको आना चाहिए था। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी बताया था, यदि दो ऑपरेटर्स आपस में कोम्यूट करें तो जीरो हो जाए, तो उन दोनों का क्या होगा, आइगन फंक्शन जो होगा वो सेम होगा। तो देखो एच का कोम्यूटेशन एल स्क्वायर के साथ जीरो हो रहा है ना, और एल जेड का भी एच के साथ स्क्वायर जीरो आ रहा है, तो इट मीन्स एल स्क्वायर ऑपरेटर है ना और एल जेड ऑपरेटर जो है ना, इनका जो आइगन फंक्शन होगा वो क्या होगा, सेम। तो इनका आइगन फंक्शन हम किससे लिखते हैं, वाई, ठीक है ना, थीटा और फाई। देखो क्यों, क्योंकि देखो एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ये है, तो ये थीटा और फाई क्या है, देखो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं आर थीटा फाई, तो पोटेंशियल आर पर निर्भर करता है, तो ये क्या है, एंगुलर पार्ट है, तो एंगुलर पार्ट से ही हमें एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, है ना। और एंगुलर पार्ट ही हमें क्या देंगे, एंगुलर वेव फंक्शन देंगे। तो ये वेव फंक्शन जो होता है वाई से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका है, एल स्क्वायर का वेव फंक्शन होता है। इसी तरीके से एल जेड का भी वेव फंक्शन होता है, वो भी सेम ही होता है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन सेम आ रहा है, जीरो आ रहा है, समझ में आया, ठीक है ना। आपको ध्यान हो तो हैमिल्टोनियन का और इन दोनों का जो वेव फंक्शन होगा वो सेम होगा, हैमिल्टोनियन का वेव दोनों का फंक्शन सेम होगा क्योंकि कम्यूट कर रहे हैं। तो समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इसको एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका एक मोस्ट फेमस नाम जो है वो है स्फेरिकल हार्मोनिक्स, क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स, समझ में आ गई बात, ठीक है। हालांकि आपने काफ़ी जगह आपने पढ़ा होगा, सिंपली क्या रखते हैं, मान लो वो ऐसे लिख देते हैं ना फाई से, कि फाई कोई वेव फंक्शन हो गया, तो लिख सकते हैं हम भाई फाई मान लो इसका कोई वेव फंक्शन है, ठीक है ना। और इसका क्या वैल्यू आता है, ये वैल्यू आता है आइगन वैल्यू ये आता है, ठीक है ना। यदि आपको ध्यान हो, ये आपने यदि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से मेरे लेक्चर्स अटेंड किए तो वहाँ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर जब ऑपरेट करता है फाई पर तो आइगन वैल्यू ये आती है, ठीक है ना। और एल जेड है ना, एंगुलर मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन, जब ऑपरेट करता है किसी भी वेव फंक्शन पर, ठीक है ना, मतलब उसी का वेव फंक्शन पर, तो वैल्यू क्या आती है, ये समझ में आया। और एल हमारे पास क्या होता है, क्वांटम नंबर है ये, है ना, क्वांटम नंबर है। कौन सा क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और एमएल से हम जनरली लिखते हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। समझ में आया? आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ से आ गया, मैं आपको ये ऑलरेडी कराऊंगा, है ना, डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैं बस आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि यदि किसी ने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के लेक्चर पढ़े होंगे तो वो समझ जाएगा कि हमने ये चीज़ें की थी। और ये वेव फंक्शन ही हमारा क्या होता है, थीटा और फाई पर ही निर्भर करता है। ठीक है, इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हम अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अपनी इक्वेशंस को देखेंगे। ठीक है ना। अब देखो, जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी, कोई भी मास ले लेते हैं, है ना, म्यू। अब मैंने देखो एम नहीं लिया, एम क्यों नहीं लिया, क्योंकि एम ना हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए रखेंगे तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने म्यू ले लिया। आप चाहो तो कैपिटल एम भी ले सकते हो, है ना। तो देखो, ये तो सिंबल है, आपका मर्जी जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहो। मास को आप कैपिटल एम से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मान लो एक पार्टिकल है, म्यू मास है, और सेंट्रल पोटेंशियल में उसका स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होगा, सिंपली ये होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है ना, माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन में 2 डेल स्क्वायर प्लस वी, ये वेव फंक्शन हो गया, दैट्स द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये क्या लैप्लासियन ऑपरेटर है, हम जानते हैं। और ये क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आर वेक्टर मत समझना है, मैंने ये लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, 3 कंपोनेंट है इसके, पहला कंपोनेंट आर, दूसरा थीटा और ये फाई। ठीक है ना, ये वेव फंक्शन हो गया। और ये क्या हो गया, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल या सेंट्रल पोटेंशियल हो गया पार्टिकल का, क्योंकि वो सिर्फ आर पर निर्भर करेगा। देखो वेक्टर नहीं लगाया ना मैंने इस पर, है ना, वेक्टर का साइन नहीं लगाया, ये नहीं, सिर्फ ये है। और ये क्या होगा, टोटल एनर्जी हो गया पार्टिकल का। ठीक है, अब देखो, चेंज पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन आर, आर पर डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल, और यानी कहने का मतलब है स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है। इसी वजह से ना हम, दिस इज द ओनली रीजन कि हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। कौन सी स्क्रोडिंजर इक्वेशन को, स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो देखो, लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, हम यहाँ पर सिंपली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में रख देंगे। तो ये देखो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना। देखो ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, है ना। लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेल स्क्वायर क्या था, 1/r²। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया? तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सिंपली क्या कर दो, पुट कर दो, तो देखो माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू, ये एज इट इज। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास लैप्लासियन ऑपरेटर हो गया, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, है ना। फाई को मैंने अब ऐसे लिख लिया, आर थीटा फाई लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये है, और ये सिंपली आ गया। यही होती है स्क्रोडिंजर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसी का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, है ना। और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही हमें 3 कांस्टेंट मिलते हैं, एक n मिलता है, एक l मिलता है, एक ml मिलता है ना। n को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर, है ना। l को बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में, मैं बस आपको बताया है। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, अब इस इक्वेशन को हम किस मेथड से सोल्व करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना। अब देखो, अब पोटेंशियल तो आर पर डिपेंड कर रहा है, तो हम वेव फंक्शन को ना, हमारा जो वेव फंक्शन है उसको सिर्फ आर पर डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल, तो हमने वेव फंक्शन को आर और डिपेंडेंस अलग कर दिया, और ये हमने थीटा और फाई में रख लिया। समझ में आया मैंने कैसे किया? तो दिमाग में एकदम बैठा लेना ध्यान से। ठीक है, तो ये रेडियल पार्ट हो गया, इसको हम रेडियल पार्ट बोलते हैं, रेडियल वेव फंक्शन, है ना। और ये क्या हो गया, एंगुलर पार्ट। ठीक है ना, समझ में आई बात? अब देखो, काफ़ी बुक्स में इसको ऐसे भी किया गया, आप तीनों का अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसे भी करते हैं। ठीक है ना, ये जो थीटा वाला पार्ट है ये, और ये हमारे पास फाई पार्ट हो गया। ठीक है ना, ये इस तरीके से भी करते हैं, तीनों का अलग अलग कर सकते हैं, है ना। वो सेम चीज़ है, बस मैं प्रीफर करूंगा आपको इस तरीके से बताना। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, एंगुलर पार्ट पर डिपेंड नहीं करते, तो हमने रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को ही अलग अलग कर लिया। तभी तो हम, यही मेन रीजन है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाने का। तो वेव फंक्शन कैन बी सेपरेटेड इनटू रेडियल एंड एंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखो ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको हम एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसका वेव फंक्शन होता है, एल स्क्वायर का और एल जेड कंपोनेंट का वेव फंक्शन होता है। ठीक है ना, ये दीज आर द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। ठीक है, अब देखो, अब हमने सिंपली कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, है ना। अब देखो, जब फाई का वैल्यू आप यहाँ रखोगे, आप जब इस पर ऑपरेट करोगे, देखो माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एज इट इज आ गया, है ना। अब देखो, और जब यहाँ पे, तो देखो आर
से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर पार्ट अंदर ही रहेगा, तो देखो आर वाला पार्ट अंदर रहेगा, बाहर क्या आ जाएगा, वाई पार्ट बाहर आ जाएगा, है ना, तो वाई पार्ट यहाँ बाहर आ गया, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो देखो इसमें ना वाई पार्ट बाहर आएगा, तो मैं यहाँ लिख लिया उसको, ठीक है ना, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब जब मैं इसमें यहाँ पे ये जब अंदर अप्लाई करेंगे हम इसको, ठीक है ना, तो जब अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या सिंपली हमें मिलेगा, देखो थीटा है ना, तो यानी आर पार्ट बाहर आएगा, है ना, आर पार्ट बाहर आएगा, वाई पार्ट मेरा अंदर रहेगा, देख सकते हैं वाई पार्ट मेरा बाहर अंदर रहेगा, ठीक है। अब जब ये फाई अंदर ऐसे ऑपरेट करेगा तो आर पार्ट फिर से बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एंगुलर पार्ट तो अंदर रहेगा, समझ में आई बात। अब देखो, अब इसको ना पूरी इक्वेशन को फिर किससे डिवाइड करते हैं, हम इससे, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो देखो ऊपर वाई था, वाई कट जाएगा, है ना, नीचे आर बचेगा, तो सिंपली मेरे पास देखो क्या है, आर बचा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो देखो मैं इसको ना बेसिकली आप लोगों के लिए कर ही देता हूँ, मैंने एक स्टेप मिस किया है और कुछ नहीं है, ठीक है, लेट मी शो यू। अब ध्यान से गौर से देखो, तो मैं लिख दिया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में ये, ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो सब्सटीट्यूट करना है पहले, तो इसको जब सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये पार्ट सब्सटीट्यूट कर दिया, तो देखो यही तो अंदर रहेगा, ये तो एंगुलर पार्ट तो बाहर आ जाएगा क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं करता, तो ये एंगुलर पार्ट बाहर आ गया। उसके बाद ना इसी तरीके से सब में सब्सटीट्यूट करना है, फिर उसके बाद ना इसी से पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो जब इसी से पूरे को डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, नीचे आर बचेगा, तो देखो सिंपली आर बचा है, तो सेम इक्वेशन है, नीचे देखो आर हो गया, यहाँ वाई हो गया, और ये नीचे मेरे पास वाई पार्ट हो गया, और ये v इज इक्वल टू ये, ठीक है ना, समझ में आया, इससे पूरे को डिवाइड किया ना, तो देखो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ ये फंक्शन गया, समझ में आया, ठीक है। तो बेसिक है, बहुत ज़्यादा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, देखो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, इसी से देखो 2 म्यू आर स्क्वायर अपॉन एच कट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली देखो क्या बचेगा, माइनस पार्ट तो यहाँ आ गया, ये एज इट इज हो गया, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है। अब देखो ये पार्ट में जब इधर लेकर आऊँगा तो v माइनस ई होगा, नहीं होगा, है ना, देखो एंगुलर पार्ट ये इधर आ गया ना, तो v माइनस के ई हो गया, और ये मेरे पास 2 म्यू आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ये सिंपली मेरे पास क्या है, एंगुलर पार्ट है, तो देखो ये मेरे पास उठा के मैंने एंगुलर पार्ट यहाँ रख दिया, ठीक है, ये इधर आ गया ना v माइनस ई, देखो ये v माइनस ई हो गया सिंपली, कोई डाउट है, तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब मैं ना एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट को अलग अलग कर लिया सिंपली, ठीक है, तो देखो इस पूरे को उठा के आप उधर ही लेके चले गए, तो ये मेरे पास ये आ गया, है ना, समझ में आया, माइनस की देखो मल्टी ये प्लस हो जाएगा, है ना, या जब माइनस हो गई ये मैं इधर लेकर आ गया इसको, ठीक है ना, समझ में आया, बाहर यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस है, तो इक्वल टू में है, वो तो कट गया, वो तो जीरो हो जाएगा, तो सिंपली ये मेरे पास रेडियल पार्ट आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, डिपेंडेंस ऑन थीटा एंड फाई, तो दो हिस्सों में बच गया, LHS डिपेंड्स ओनली ऑन आर एंड RHS डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई, तो बोथ मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों भैया, ऐसा क्यों होना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो एक वेरिएबल यहाँ पर है ना, और एक वेरिएबल मेरा यहाँ पर है, अब दोनों वेरिएबल है ना, समझ में आया, ऐसे ही तो है, अब दोनों इक्वल है, वो इक्वल तभी हो सकते हैं, देखो वेरिएबल्स अलग अलग वेरिएबल्स कैसे इक्वल हो सकते हैं, कभी भी नहीं होंगे, तो वो इक्वल यदि है तो इट मीन्स क्या है, कुछ वो कट पिट जाएगा और हमारे पास कांस्टेंट बचेगा, मान लो 5 इज इक्वल टू 5 हो, 4 इज इक्वल टू 4 हो, 3 इज इक्वल टू 3 हो, यानी कोई कांस्टेंट रहेगा तभी इक्वल हो सकते हैं, समझ में। तो अलग अलग चीज इक्वल नहीं हो सकती, सेम चीज होंगी, कोई कांस्टेंट ही तो होगा। देखो जब हम कहते हैं वेरिएबल्स सेम हो जाएंगे तो नहीं हो सकते ना, पहले हम कह रहे हैं वेरिएबल्स अलग अलग है, समझ में, यदि है तो इसका मतलब दे आर कांस्टेंट, तो मान लो ये क्या है, लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, तो रेडियल पार्ट को उठाओ, सिंपली कुछ नहीं कर रहा है, इसको उठाया, ये लिख दिया एज इट इज, उसका लैम्डा के इक्वल रखते हैं, लैम्डा सपोज करो ये कोई कांस्टेंट है, ये मेरे पास एंगुलर पार्ट हो गया, ठीक है ना, -1/y है ना, माइनस लैम्डा इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ आ गया, ये मेरे पास एंगुलर पार्ट हो गया, समझ में आया। तो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट में हमने क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, अब इसको ना हम, ठीक है ना, अब चलो हम ना पहले रेडियल स्क्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इन दोनों पार्ट में को हमने जैसे मैंने बताया आपको तोड़ लिया, तो अब रेडियल पार्ट हम कंसीडर करते हैं, जिससे हम क्या निकालेंगे, रेडियल स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ये आर को मैं इधर ले जाएगा तो यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना आर की, तो बेसिकली रेडियल पार्ट मेरे पास क्या होगा, d/dr आर स्क्वायर, ये हो गया, प्लस के 2 म्यू आर स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है, सिंपली ये आ गया, कुछ नहीं किया, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स है, आज जब करेंगे तो कट जाएगा ना यहाँ से आर, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म और क्या करेंगे, कुछ नहीं है, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो मेरे पास सिंपली ये आ गया, ठीक है, कोई डाउट है, ये लैम्डा मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा,
ठीक है ना। आप चाहो तो आप करके देख सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, रेडियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस रेडियल इक्वेशन क्या बताती है, यही तो, ये वेव फंक्शन यही तो बताएगा कि ओरिजिन से किस तरीके से वेव फंक्शन बिहेव कर रहा है एट आर डिस्टेंस, है ना। हाउ वेव फंक्शन इज, मान लो कोई फिक्स्ड पॉइंट हो गया, है ना, और आर डिस्टेंस पर यहाँ वेव फंक्शन कितना है ना, यहाँ आर डिस्टेंस पर वेव फंक्शन कितना, इस आर डिस्टेंस पर वेव फंक्शन कितना है, तो वो रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन बताएगी। और इट डिटरमाइंस एनर्जी लेवल्स, है ना, और ये एनर्जी लेवल्स भी डिटरमाइन करता है। अब आपको ध्यान हो, यदि मैं हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लूँ, है ना, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, है ना, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ मूव कर रहे हैं, किसके पोटेंशियल के अंदर है, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियर पोटेंशियल में तो मूव कर रहे हैं वो चारों तरफ, है ना। तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर इस लेवल की एनर्जी कुछ और होगी, इस लेवल की एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ पर कोई लेवल होगा उसकी एनर्जी कुछ और होगी। तो ये रेडियल वेव फंक्शन जो होता है ना, ये एनर्जी लेवल्स भी बताता है और रेडियल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है ना, कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ कितनी है, ठीक है ना, इन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जो रेडियल वेव फंक्शन होता है पोटेंशियल के हिसाब से भी वेरी करेगा, है ना भाई। जैसे ये अलग अलग, देखो इसका वैल्यू अलग होगा तो पूरा रेडियल इक्वेशन ही बदल जाएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और एनर्जी लेवल अलग होगा तो होगा, मान लो देखो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इवन एनर्जी है, तो इसके लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन अलग होगी, है ना, इसमें एनर्जी तो इसके लिए स्क्रोडिंजर इक्वेशन अलग होगी। समझ में, जनरल फॉर्म सेम रहेगी, देयर विल बी स्लाइटली डिफरेंट। तो रेडियल इक्वेशन हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, ध्यान रखना, क्या देती है, एनर्जी देती है। और हमें क्वांटम नंबर क्या देती है, एन, नेचुरल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं जनरली इसको, बस खाली क्वांटम नंबर ध्यान रखो। तो एन क्वांटम नंबर, एन, ठीक है ना, ये भी हमें किससे मिलता है, रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन से ही मिलता है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब ये लैम्डा एक्चुअली में है क्या, काफ़ी बुक्स में आप देखोगे ना इस लैम्डा को L+1 लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब भाई कोई कांस्टेंट होगा, जैसे मैंने बताया, तो हमने मान लिया कोई कांस्टेंट लैम्डा है, तो वो सीधा कहते हैं कि मान लो ये L+1 है। अब ये आया कहाँ से, है ना, देखो वो बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है ना। हम इस चीज़ को करेंगे, हम इसको एक इनडायरेक्ट वे में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा का पूरा पार्ट होता है, इसको ध्यान से देखो। मैं वाई यदि उधर ले जाऊं तो मैं क्या, देखो ये एंगुलर पार्ट हो गया ना, ये एक्चुअली में टोटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर का ऑपरेटर है, ये L स्क्वायर है, और ये वाई इधर चला गया, है ना, तो ये माइनस के लैम्डा वाई है ना। ये देखो ये वाई है ना, ये वाई यहाँ है, वाई है, कॉमन ले लेंगे, मतलब बाहर लिख लेंगे ना उसे, तो वो जो बचा पार्ट वो L स्क्वायर वाई हो गया, ये वाला जो था मैं इधर ले गया, ठीक है ना। ये है, कोई डाउट है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये चीज़ है, तो ये होता है क्या, स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसको हम जनरली लिए, मतलब ये है, इसको थोड़ा सा ना, ये हो सकता है आपको माइनस साइन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये एक्चुअल में ये होता है माइनस एच का टी स्क्वायर, ठीक है ना, 1/sin थीटा डेल थीटा साइन थीटा, ये 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास डेल स्क्वायर फाई, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आ गया, है ना, तो माइनस के एच का टी स्क्वायर। तो देखो ये पूरा टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के लैम्डा वाई, है ना, ये वाई इधर चला जाएगा ना, तो माइनस लैम्डा वाई आ जाएगा ना। तो देखो इस पूरे का माइनस लैम्डा वाई लिख लिया मैंने, है ना, ठीक है, कोई डाउट है, तो ये है, समझ में आया। तो ये यदि मान लो किसी ऑपरेटर पर एक्ट करेगा, है ना, तो मेरे पास ये आएगा, तो ये लैम्डा एच का टी स्क्वायर वाई, ये होता है। अभी थोड़ी देर मैंने आपको क्या बताया था, ये हमें क्या देता है, L+1 एच का टी स्क्वायर वाई। इसीलिए अब कंपैरिजन जब आप करोगे तो लैम्डा की वैल्यू L+1 आती है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज़ है, तो हल्का सा बस मैं आपको एक ग्लैंस दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आया। अब बात करते हैं देखो एंगुलर स्क्रोडिंजर इक्वेशन की। तो जो एंगुलर पार्ट था हमारे पास यही तो था, है ना। अब देखो सिंपली कुछ नहीं करना, ये एंगुलर पार्ट है ना, देखो वाई को उठा के मैं इधर ले गया तो माइनस लैम्डा वाई हो गया, तो ये मेरे पास माइनस लैम्डा वाई आ गया, ठीक है ना। और यही मेरे पास क्या है, बेसिकली एंगुलर इक्वेशन होगी, है ना, एंगुलर पार्ट यही तो है, ठीक है। अब देखो इसको हम अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से ही हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया, थीटा एंड फाई। अब आप इसमें रखो, तो हम जब रखेंगे तो मेरे पास देखो क्या है, ये तो आएगा, ठीक है। तो देखो थीटा पार्ट, तो फाई पार्ट तो बाहर आ गया, है ना, और थीटा पार्ट अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना है, समझ में आया। प्लस लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखो फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखो बाहर क्या आ जाएगा, थीटा पार्ट आएगा, है ना, अंदर फाई रहेगा,
माइनस के लैम्डा वाई, ठीक है। अब डिवाइड कर दो इसी से, तो देखो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, नीचे हमारे पास क्या बचेगा, थीटा। तो जब इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा ना, तो थीटा बचेगा, है ना, ये बचा डी अपॉन डी थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है, ये प्लस, समझ में आया। अब देखो जब इससे डिवाइड करें, हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो y तो था, ये तो कट गया, प्लस हो गया इधर आके, ये मैं उधर लेके चला गया, है ना, इस साइड लेके चला गया, तो मेरे पास सिंपली आ गया, है ना। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, सिंपली ये बचेगा 5 sin स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आई बात, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब सारी तरफ मैंने साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कर दी, तो जब मैं साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा तो नीचे से कट जाएगा, तो ये आ गया लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कट गया। तो ये पूरी की पूरी टर्म फाई पर ही निर्भर कर रही है और ये पूरी की पूरी टर्म थीटा पर निर्भर कर रही है, तो सेपरेट हो गए ना हो गए। तो LHS डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा एंड RHS ऑन फाई, तो ये भी किसके इक्वल होने चाहिए, किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होने चाहिए, समझ में आई बात। और उस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, m स्क्वायर एल। अब देखो क्यों ऐसा माना, तो देखो ये जो हमने, आप गौर से देखो ये जो पार्ट है ना, ये है ना, ये क्या लिखा हुआ है, -1 अपॉन में 5 डी स्क्वायर 5 डी 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, m स्क्वायर एल के, है ना। क्यों मैंने ऐसे माना है, गौर से देखो जो LZ होता है ना, LZ देखो क्या होता है, LZ होता है -1 अपॉन h कट डेल उनमें डेल 5, ठीक है। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये फाई के रस देखो, जब हम जब ऑपरेट करते हैं ना LZ को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, एम एच, मान लो किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया हमने, है ना। तो जब LZ को ऑपरेट करते हैं तो सिंपली हमारे पास MLH का वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास आता है ना। तो ये LZ है क्या हमारे पास, ये तो है D फाई है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ आपको एक्चुअली में, मतलब ये क्यों ऐसा मानना हो, है ना। तो ये है हमारे पास, तो ये सिंगल डिफरेंशिएशन है ना। और LZ ऑपरेटर ही तो है, तो देखो जब इसको ऑपरेट किया गया तो ML वैल्यू ली, तो देखो ये क्या 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसका स्क्वायर मान लिया हमने, है ना, ताकि और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए चीज़ें के लिए, और कुछ नहीं है। तो हमने इसको m स्क्वायर एल ले लिया, तो दोनों को बांट लो। देखो ये तो फाई पार्ट हो गया, इसको m स्क्वायर एल के इक्वल रख देंगे, इसको भी हम m स्क्वायर एल के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो थीटा पार्ट और फाई पार्ट हमने अलग अलग कर लिया। तो जो एजीम्यूथल इक्वेशन है ना, ये हमारे पास, ठीक है, इसको हम फाई इक्वेशन भी बोलते हैं, एजीम्यूथल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये आ गया, है ना, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर ले आऊँगा प्लस, सिंपली मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एजीम्यूथल इक्वेशन होती है, और दिस अराइजेस ड्यू टू रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस। समझ में आया। अब मान लो ये मेरे पास एक एंगुलर पार्टिकल है ना, वो ये जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे चारों तरफ, ठीक है ना। समझ में आया, कोई डाउट है। तो जो हमारे पास आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था फाई क्या होता है, ये तो एंगल होता है ना, किसी एक्सिस की ये जो एंगल होता है ना प्लेन में, ये तो हमारे पास एजीम्यूथल एंगल होता है, ठीक है ना। और जो ये एंगल होता है पोलर एंगल होता है ना, जैसे एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, पोल टू पोल जो मेजर करते हैं पोलर एंगल होते हैं, जिसको हम थीटा से मेजर कर लिखते हैं। और एक हमारे पास आर होता है, रेडियल इक्वेशन, ठीक है। तो एजीम्यूथल एंगल अराइजेस फ्रॉम द रोटेशनल सिमेट्री। अब एक पार्टिकल देखो ऐसे चारों तरफ रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, है ना, तो इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द जेड एक्सिस। और ये हमें क्या देता है, ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, इसीलिए L से लिखा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्यों ऐसा बोलते हैं ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटाइज्ड प्रोजेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग द जेड एक्सिस। अब आपका एंगुलर मोमेंटम मान लो ये हो गया, ठीक है ना, और टोटल, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है ना, इसका जो प्रोजेक्शन होता है जेड एक्सिस पर, वो क्या होता है LZ। बट टोटल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास कितना है, ये हो गया, है ना, ऐसे तो लिखूंगा, ठीक है। और इसका जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या होगा, LZ होगा, ठीक है। वो कहाँ से मिलता है, वो एजीम्यूथल इक्वेशन से ही हमें मिलता है, ठीक है। समझ में आई बात करते हैं पोलर इक्वेशन की। देखो इनके जो सॉल्यूशन है ना, मैं आप कराऊंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में सॉल्यूशंस कराना और सारी इक्वेशंस को डिस्कस कराना काफ़ी कम्बरसम हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं देखो पोलर इक्वेशन की। तो सिंपली देखो उसको भी हमने थीटा डिपेंडेंस पार्ट से उठा लिया, ये हो गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये m स्क्वायर एल रख दिया, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, देखो ये मेरे पास क्या है, साइन थीटा हाई डी बाय डी। अब देखो हमने क्या कर दिया इसमें, तो आप एक मिनट सॉरी, ठीक है ना, थोड़ा सा ना हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो अब ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर, इसको रीअरेंज ही तो करना है, मल्टीप्लाई कर दो किसकी, दोनों ऊपर नीचे ना, साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कर दोगे ना जब आप इसमें, तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये इससे कटेगा 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा कटेगा इससे,
लैम्डा के साथ मेरे पास थीटा आएगा ये इस फॉर्म में, और ये मेरे पास जब मैं इसके साथ करूँगा तो एम स्क्वायर एल अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, वो मैं इधर लिया, तो सिंपली ये लिख दिया। ठीक है ना, समझ में आई बात। और यही क्या होती है मेरे पास पोलर इक्वेशन होती है। ठीक है, ये पूरी थीटा में है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना, लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है, उसकी जो फॉर्म होती है वो सेम यही फॉर्म होती है ना, एग्जैक्ट यही फॉर्म होती है। ठीक है ना, समझ में आई बात। और हम वहाँ से कंपैरिजन करके भी बता सकते हैं कि ये जो लैम्डा है ना, ये एल प्लस वन होता है माइनस के एम स्क्वायर एल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो वहाँ पर ये इस फॉर्म में नहीं होती, यहाँ पे तो एल हमने लिया, वहाँ पे एन प्लस वन है ना, कोई कांस्टेंट होता है यहाँ पर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली किसके जैसी है, पोलर इक्वेशन, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी है ये। ठीक है ना, और ये डिटरमाइंस हाउ द वेव फंक्शन वेरीज विद पोलर एंगल। पोलर एंगल के साथ वेव फंक्शन कैसे वेरी करता है। ठीक है ना, अब एक स्फीयर हो गया है ना, पोल टू पोल किस तरीके से एक एंगल वेरी किया, तो पोल टू पोल यानी क्या, 0 to पाई जाएगा वैल्यू, है ना, तभी तो नाम पोलर एंगल मिला है। समझ में आया बात। ठीक है, तो किस तरीके से वेव फंक्शन व्हेन पार्टिकल जो है एक पोल से दूसरे पोल से, है ना, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडली मोशन कर रहा है। ठीक है ना, लैटिट्यूडली मोशन कर रहा है तो कौन बताएगा, फाई बताएगा, रेडियली मोशन कर रहा है तो आर बताएगा, है ना, और लॉन्गिट्यूडनली मोशन कर रहा है तो कौन बताएगा, थीटा बताएगा। तो एक स्फीयर पे स्फेरिकल पोटेंशियल तभी तो होगा। समझ में, तो वो कौन बताता है, पोलर इक्वेशन बताती है। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन, है ना, कहने का मतलब देखो ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया है ना, तो अबव दिस प्लेन एंड बिलो दिस प्लेन हाउ द प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय द पोलर इक्वेशन। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन जनरली ये होता है। ठीक है ना, अब देखो ये सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, ये मैं बस बेसिकली ऐसे ही लिख दिया आपको। ठीक है ना, तो तीनों इक्वेशन का हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं डिटेल में। तो बस फिलहाल आपको आज इक्वेशन ही पढ़ाना था, और स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, समझ में आए बात। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।